हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम अपना एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज का फिफ्थ सम रह गया था, तो उसे कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना आज का सेशन। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, वन एंड ओनली वन एन आउट ऑफ एन प्लस टू और एन प्लस फोर और एन प्लस फोर इज डिविजिबल इज divisible by 3 where n is any positive integer। चलिए, तो क्वेश्चन का मतलब पहले अपन समझते हैं और फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो 3 नंबर्स है, कौन से n, n प्लस टू और n प्लस फोर, ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। और n की वैल्यू इनमें से कौन सी भी हो सकती है। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि ये जो 3 नंबर्स है, ये जब n की वैल्यू 1 रहेंगी, तब इन तीनों में से कोई एक नंबर इन तीनों में से कोई एक नंबर ही कोई एक नंबर ही डिविजिबल हो पाएगा। इन तीनों में से कोई एक नंबर ही डिविजिबल हो पाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे अब मैं बताना चाहूँ तो, एक मिनट, स्लाइड मेरी, चलिए आइए। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन क्या दिया होता है? 3 नंबर्स कौन से n, कॉमा n प्लस टू और n प्लस फोर। जब n की वैल्यू कोई एक नंबर रहेगी, तो सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, अगर इफ n अगर वन रहा, तो ये जो 3 नंबर्स है, कौन से n, n प्लस टू और n प्लस फोर, ये तीनों में से कोई कोई एक ही डिविजिबल हो पाएगा। किसे किसे डिविजिबल बाय 3 से। आया समझ में? यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं 3 से डिविजिबल का, जैसे 24 डिवाइडेड बाय 3, जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, आंसर आ गया है हमें 0। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी नंबर डिविजिबल होगा, उसका रिमाइंडर कितना रहेगा? 0। आया समझ में सभी को? तो चलिए इस सम को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। एक मिनट, क्लियर है? तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको। सोल्यूशन, तो जो अपना जो n है, वो कौन सा भी एक नंबर हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे लिख देंगे सबसे पहले, लेट लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो b कितना रहेगा? एंड b इज इक्वल्स टू 3। सर 3 कैसा? तो जैसे अभी अपन एग्जांपल करे थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब 3 24 से डिवाइड होगा, कब 8 जा, तो ये कितना आएगा आपका? 24। क्लियर है? तो
हम प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक कर रहे थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ से, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जब अप्लाई करेंगे तो 24 को हम कैसा लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल्स टू 3 × 8 प्लस 0, यानी कि 24 हमारा रहेगा ए, और 3 रहेगा हमारा बी, 8 रहेगा क्यू, और आर कितना रहेगा हमारा? 0। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो 3 नंबर्स है, जो 3 नंबर्स है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। क्या ये सही है? नहीं। क्वेश्चन में दियो सा है ये तीनों में से, ये तीनों में से कोई एक है। वन और वन एंड, सॉरी, वन एंड ओनली वन इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? आया आप सभी को समझ में? तो का चलिए, तो इसको मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो let n be any positive integer, let n be any positive integer and b is equals to 3। तो रिमाइंडर कितना रहेगा हमारा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, रिमाइंडर कितना रहेगा? रिमाइंडर रहेगा 0। तो लिखिए नेक्स्ट, देन देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम n is equals to 3q प्लस r। n कितना रहेगा? 3q प्लस r फॉर सम, for some integer, for some integer q is more than or equals to 0 and r कितना रहेगा हमारा? 0 या फिर 0 से ज्यादा, बट लेस देन 3, बट लेस देन और इक्वल्स टू 3, बट लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब आगे बढ़ते हुए। इफ चेक करना पड़ेगा ना, तो ये तीनों में से कौन सा कब क्या डिविजिबल हो रहा है। तो अगर इफ आर की वैल्यू अगर 0 रही, कितनी रही आर की वैल्यू? आर की वैल्यू अगर 0 रही, तो देन हमारा एन कितना आएगा? एन इज इक्वल्स टू 3 × क्यू, 3 × क्यू, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है? 0 है, यानी कि प्लस 0 विच इज नथिंग बट 3q रहेगा। तो 3q क्या डिविजिबल बाई 3 है? हाँ जी हाँ, इट इज डिविजिबल बाई 3। सर कैसा डिविजिबल है सर? तो देखिए 3 × क्यू है, 3 × क्यू है, यानी कि इसका मतलब अगर मैं 3 को, अगर मैं 3 को किसी भी नंबर q से अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं 3 को किसी भी नंबर q से अगर डिवाइड करूं, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो डिविजिबल किससे रहेगा? 3 से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3 इंटू अगर 1 लिखूं, तो उसका आंसर रहेगा 3। क्या 3 3 के टेबल में जाता है? जी हाँ, इट इज डिविजिबल बाय 3। आया सभी को समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दूसरा ले 3 × 2 विच इज नथिंग बट 6 होता है, क्या 6 जाता है 3 के टेबल में? हाँ, इट इज डिविजिबल बाय। क्लियर है? आया सभी को समझ में? चलिए, आगे नेक्स्ट। वैसे ही वैसे ही हम नेक्स्ट, जैसे अब n का हमने देख लिया है, वैसे n+2 का भी देखना होगा, यानी कि n+2 विच इज नथिंग बट n की वैल्यू तो कितनी है? n की वैल्यू 3q है, यानी कि 3q+2, 3q+2, क्या इट इज डिविजिबल बाई 3 है? क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? चलिए चेक करते हैं इसको भी एक बार एग्जाम्पल से ही। तो देखिए 3 × अगर मैं 1 करूँ +2 विच इज नथिंग बट 3 × 2, 3 × 1, 3 + 2 विच इज नथिंग बट 5। क्या 5 जाता है 3 के टेबल में? नहीं। तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3।
लिख दीजिए इधर, नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए नेक्स्ट, वैसे ही अब नेक्स्ट कौन सा बचा सा है, n+4, यानी कि 3q+4। 3q+4 क्या इट इज डिविजिबल बाई 3 है? चलिए इसको भी चेक कर लेंगे अपन। 3 × 1 + 4, यानी कि 3 + 4 which is nothing but 7। तो 7 जाता है नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो लिख दीजिए इधर, नॉट डिविजिबल बाय। चलिए सभी को समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक सभी का क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे। वैसे हमने अभी r इज इक्वल टू 0 देखा है, वैसे ही अब r इज इक्वल्स टू 1 देखेंगे। इफ r इज इक्वल्स टू 1, इफ r इज इक्वल्स टू 1, तो देन n की वैल्यू कितनी रहेंगी हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 3 × q+1। अच्छे से लिख लेता हूँ मैं इसको, 3 × q+1, यानी कि क्या ये डिविजिबल है 3 से? चलिए इसको चेक कर लेंगे अब अपन, यानी कि 3 × 1 + 1, यानी कि 3 + 1 विच इज नथिंग बट 4। क्या इट इज डिविजिबल है? नहीं। तो लिख दीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट ऐसा ही अब आगे n+2 देखेंगे, n+2 विच इज नथिंग बट, n की वैल्यू कितनी है, 3q+1 + 2 विच इज नथिंग बट 3q+3। तो क्या ये डिविजिबल है? चलिए इसको चेक करते हैं। 3 × 1 + 3 which is nothing but 3 + 3 is equals to 6। इट इज डिविजिबल बाय 6। सर आप हमेशा 1 ही लेके यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। अगर q की वैल्यू, अगर 3 रही तो क्या होगा, यानी कि 3 × 3 + 3, 3 3 is 9 + 3 is nothing but 12। तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। आया समझ में? तो लिख दीजिए इधर, डिविजिबल बाय 3। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारे पास n+4। n की वैल्यू कितनी है, 3q+1 + 4 विच इज नथिंग बट 3q+5। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे अभी अपने q की वैल्यू कितनी ली थी, 3, तो इस बार भी 3 लेंगे। 3 × 3 + 5 विच इज नथिंग बट 9 + 5 विच इज नथिंग बट 14। क्या 14 जाता है? नहीं। इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। चलिए क्लियर है? आया सभी को समझ में यहाँ तक? का पक्का? चलिए वैसा ही अब n की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू कितनी रहेंगी अब, इफ r इज इक्वल्स टू, अब अगर r की वैल्यू 2 रही तो क्या होगा, तो चेक करेंगे। देन n की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3q+2, 3q+2 क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्या 3q+2 इट इज डिविजिबल बाई 3 है? चलिए चेक करते हैं। अब इस बार हम r की वैल्यू लेंगे 4। ऐसे रैंडम नंबर, आप कौन सा भी नंबर लेके कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही आएगा। हाँ, सेम इन द सेंस क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4 लिए है, यानी कि 3 × 4 + 2 विच इज नथिंग बट 12 + 2 विच इज नथिंग बट 14। क्या जाएगा? नहीं जाएगा। इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? आया समझ, सबको समझ में? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है सभी को? चलिए आगे। वैसा ही नेक्स्ट नंबर था हमारे पास n+2 विच इज नथिंग बट
3 क्यूब प्लस 2 प्लस 2। सर 2 बार 2 क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है और ये आपका क्वेश्चन में है, ठीक है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी? 3 क्यूब प्लस 4। क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। चलिए, तो n की वैल्यू r की वैल्यू कितनी ली है अपन? चलिए 5 ले लेते हैं। यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 4 विच इज़ नथिंग बट 15 प्लस 4। 15 प्लस 4 होता है 19। 19 क्या 19 जाएगा? नहीं। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लास्ट क्या था अपने पास? लास्ट है n प्लस 4। n की वैल्यू कितनी है? 3 क्यूब प्लस 2 प्लस प्लस 4। सही कहा। इट्स नथिंग बट 3 क्यूब प्लस 6। चलिए इसको भी चेक करते हैं। हम्म चलिए इस बार r की वैल्यू कितनी लिए थे अपन? 5। यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 6, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 21 होता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। चलिए लिख देंगे इसको भी, डिविजिबल बाय। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो इधर आप देख सकेंगे, इधर गया है, 1 मिनट। इधर आप सभी लोग देख सकेंगे कि कि जब हमने R0 लिया तब कोई एक ही था, हाँ, जब हमने R0 लिया था तब एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा था ये तीनों में से, ये तीनों में से, यानी कि n, n+2 और n+4 में। वैसा ही जब हमने जब हमने r की वैल्यू 1 ली थी, तभी भी ये तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल हो रहा है, जैसा कि n+2 हो रहा था डिविजिबल। वैसा ही जब हमने r की वैल्यू 2 ली, तब इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल हो रहा था, जो कि नंबर था n+4 वाला। आया सभी को समझ में? हाँ, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट। शो दैट वन one and only one out of n, n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। इसका मतलब ये है जब n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, तो ये तीनों में से कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि n की नंबर क्या होगा? कोई एक ही नंबर डिविजिबल होएगा। आया समझ? सभी को समझ में? का का चलिए, कोई मुझे बता सकता है ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमने एक एक स्टेप गलत लिखा है? चलिए, कोई भी एक जना बता सकता है ये सब में हमने एक चीज गलत लिखी है? चलिए चलिए जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए, कोई भी एक सोच के अच्छे से जवाब दीजिए। चलिए आपका टाइम अप होता है, मैं ही बता देता हूँ। इन सब में इन सभी में से ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये गलत है। सर कैसे? हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि ए की वैल्यू जब एक्सप्रेस होंगी, ए की वैल्यू जब एक्सप्रेस होंगी, वो ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस आर रहेगा, और आर की वैल्यू लेस देन रहेंगी बी, और इक्वल्स टू या फिर मोर देन रहेगी 0, यानी कि बी से कम होनी चाहिए, जबकि हमने लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आया समझ में? मैंने जानबूझ के लिखा है गलत, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। ठीक है? आया समझ में? चलिए, हाँ, बाकी का सोल्यूशन एकदम सही है। बाकी के सोल्यूशन के अंदर नो डाउट पूरा एकदम अच्छे से क्लियर है। हाँ, एक चीज लास्ट में कंक्लूजन लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर सिंस वन एंड वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3। क्लियर है? आया सभी को समझ में का? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 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 1 मिनट में आपको टाइम दे देता हूँ, एक पॉज करके आराम से इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट। ये नेक्स्ट, आगे। ये नेक्स्ट हो गया। क्लियर है? आया सभी को समझ में का? का? चलिए स्टार्ट करें। मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट एक पॉइंट जो था यहाँ पे, 1 मिनट बता देता हूँ। ये जो पॉइंट था, क्या था कि Q की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेंगी? पॉजिटिव इंटीजर। Q की वैल्यू क्या रहेंगी? ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि Q की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि मोर देन और इक्वल्स टू 0। इट कैन बी इट कैन बी मोर देन और इक्वल्स टू 0। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये 0 नहीं हो सकता है। हाँ, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है। ये एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी। सर कैसे? 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे अब एक क्वेश्चन है, जैसे 3 डिविजिबल बाय 5, यानी कि 3 जीरो सा 0, रिमाइंडर आएगा हमारे पास फिर से 3, यानी कि अब इधर 3 को कैसा लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3, विच इज नथिंग बट 0 प्लस 3। क्या समझ में सभी को? यानी कि ये आपका रहेगा ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा क्यू और ये रहेगा। हाँ, ये एक छोटी सी गलती हो गई थी जो मुझे बताना चाहिए था, ठीक है? बस हो गया, बाकी का सब कुछ एकदम एकदम क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर है सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमारे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 1 मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चन लगा देता हूँ। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये है कि हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से बताना है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे, फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? जैसे अब मैं बताता हूँ आपको एक सोल्यूशन करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 पॉइंट, चलिए फर्स्ट बिट, फर्स्ट चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करेंगे। 140।
तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हमें पहले। 140 तो 270 जा, 235 जा, नेक्स्ट 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं, इट वोंट। तो नेक्स्ट हम ले सकते हैं 5 का टेबल ले लीजिए। 5 7 जा और 7 1 जा, 7 1 जा। तो प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे इसके? therefore therefore the products of prime factors of 140 is equals to 2 into 2 into 5 into 7 is nothing but 2 square प्लस हो गया, एक मिनट, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया? जैसे 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, इधर एक बचा तो ये 15 हो गया, सॉरी 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। चलो क्लियर है, आया सभी को समझ में? वैसे ही सेकेंड वन में बाजू में कर लेता हूँ। सेकेंड वन सेकेंड वन क्वेश्चन है 156, तो ये आप कर सकते हैं। मैं ठीक है, मैं करा देता हूँ 156। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 156, 2 7 ज़ा 14, एक बचा, 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, फिर एक बचा 9 ज़ा। अब कौन से टेबल में जाएगा? 13, 13 3 ज़ा 39, 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 156 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। चलिए क्लियर है? क्लियर है सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3825। 3825, तो लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में चल जाएंगे ये। 5 7 ज़ा 35, 3 बचे, 5 6 ज़ा 30, 2 बचे, 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 2, 5 5 ज़ा 25, 1, 5 3 ज़ा 15। अब 153 किस में जाएगा? 153 इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल, इट कैन डिविजिबल बाय 3। कैसा सर? 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9। इट इज अ डिविजिबल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसका? 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जो भी नंबर से इन सभी को प्लस कीजिए, इन सभी को प्लस कीजिए, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 5 ज़ा 15, 1, नेक्स्ट 3 3 1 ज़ा 3, 2 7 ज़ा, नेक्स्ट 17 1 ज़ा 17। क्लियर है? तो 3825 का आंसर आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 17। चलिए क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 5005। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। 5005, 5 1 ज़ा 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब कौन से टेबल में जाएगा? चलिए 7, 7 1 ज़ा 7, बचे 3, 7 4 ज़ा 28, बचे 2, 7 3 ज़ा 143। चलिए नेक्स्ट आगे
143 किस में जाएगा? 11, 11 वन जा 11, बचे 3, 3 जा, नेक्स्ट 13 वन जा 13, तो 5005 का आंसर आएगा 5 into 7 into 11 into 13। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब फिफ्थ वन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 7429। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अब। 7429 को, हाँ, ये जो नंबर है ये सीधा 17 के टेबल में जाएगा। कब जाएगा? 17 4 3 7 जा, नेक्स्ट फिर 19 के टेबल, 19 23 जा, फिर नेक्स्ट 23 के टेबल। क्लियर है? तो इसका 7429 का आंसर आएगा हमारे पास 17 into 19 into 23। हो गया। क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट? जो भी आपके डाउट्स वगैरह है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, ड्रॉप आउट कर देंगे तो मैं उसे देख के आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ये आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये 5 है, तो मैं, ठीक है मैं कराता हूँ, पूरे कराता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, सेकेंड बिट, फर्स्ट, फर्स्ट वन है 12, 15 एंड 21। चलिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम के लिए पहले एलसीएम निकाल लीजिए। आप लोगों को पता है ऑलरेडी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट, 2 2 ज़ा 4, 5 का 5, 7 का 7। नेक्स्ट, 2 1 ज़ा 5 का 5, 7 का 7। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 5 का, एक मिनट गलत हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 7 का 7, और लास्ट में 1 1 1। क्लियर है? तो एलसीएम हमारा रहेगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, एक एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। 12 15, 12 15 एंड एंड 21 का क्या है? 2 into 2 into 3 into 5 into 7, यानी कि
यानी कि एलसीएम आपका रहेगा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7, 6 7 ज़ा 42 यानी कि 420, 420। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए इन सभी के अलग अलग, इन सभी के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, नेक्स्ट 15, 3 5 ज़ा 5, 1 ज़ा, नेक्स्ट 21, 3 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। यानी कि एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, इन सब में देख लीजिए 3 3 और 3 कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है, यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5, और नेक्स्ट 7, सॉरी 21 है ना, 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 7। तो तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा, इन सभी में कॉमन, कॉमन क्या है सभी में 3, सभी में कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 3, लिख देंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। कैसा आया, ऐसा, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को, फर्स्ट वन क्लियर है। सेकंड, सेकंड वन करते हैं। किसी को कुछ डाउट है अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, एक काम कीजिए, सेकंड वन मैं करा दूंगा, थर्ड वन आप होमवर्क, फोर्थ वन आप कर लीजिए, और फिफ्थ वन भी आप ही कर लीजिए, ठीक है। मैं सेकंड वन एक करा देता हूँ बस, बाकी के आप कर सकते हैं छोटी छोटी, ठीक। 17 23 एंड 29, तो देखिए 17 कौन से भी टेबल में नहीं जाएगा, ये 17 23 और 29, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है, क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी कि 17 का आएगा 17 इंटू 1, नेक्स्ट 23 का आएगा 23 इंटू 1, और फिर 29 का आएगा 29 इंटू 1, यानी कि 17 का रहेगा 1 इंटू 17, 23 का रहेगा 1 इंटू 23, और 29 का रहेगा 1 इंटू 20, ठीक है। चलिए, तो एचसीएफ क्या रहेगा इन सब में, बेसिक है जो कॉमन है, कॉमन क्या है इन सब में, क्या है कॉमन, 1, तो एचसीएफ भी आप करेंगे इसका 1। अब बारी है एलसीएम की, एलसीएम भी क्या रहेगा अब इसका, एलसीएम रहेगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1133, ठीक है। क्लियर है, हाँ इधर सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, थर्ड बिट, देखिए थर्ड वन फोर्थ वन और फिफ्थ वन आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटिव नहीं है इसमें, और एलसीएम एचसीएफ आप ऑलरेडी 6 7 8 9 तक पढ़ते हुए आए हैं, उससे पहले भी पढ़ा होगा तो ठीक है, बट 6 7 8 9 में तो आप पढ़े हैं, तो उसके लिए मैं ये छोटे छोटे बिट्स नहीं करा रहा, मैं सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि थर्ड वन
फोर्थ वन और फिफ्थ वन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछे गए भी है, ठीक है, आपके फाइनल्स में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन, चेक वेदर 6 to the power of n can end with the digit can end with the digit 0। तो क्वेश्चन को हमेशा ना केयरफुली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा सा है, चेक वेदर। चेक वेदर, चेक वेदर का मतलब होता है क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं भी है कि 6 टू द पावर ऑफ n की वैल्यू की 6 टू द पावर ऑफ n जो है, क्या वो जीरो से एंड होता है, क्या वो जीरो से एंड होता है या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सम कराने से पहले ना एक छोटी सा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, 6 टू द पावर ऑफ n है, यानी कि 6 पावर 1 रही तो आंसर रहेगा 6, 6 स्क्वायर रहा तो आंसर रहेगा 36, 6 क्यूब रहा तो 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, यानी कि 36 इंटू 6, सॉरी 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 सॉरी, 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 कितना रहेगा, 6 पावर 2, यानी कि 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट 6 पावर 3 यानी कि 36 इंटू 6, ना कि 6 पावर 3, ठीक है। यानी कि 36 इंटू 3 नहीं रहेगा, 36 इंटू 6, यानी कि 36 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 36, 18, 19, 20, 21, 126, सॉरी 216, 216। वैसे ही जब पावर 4 करूंगा तो लास्ट में फिर से 6 आएगा। सर आपको कैसे पता 6 आएगा? तो देखिए लास्ट में क्या रह रहा है, 6 इंटू 6 करना है, फिर 6 इंटू 6 करना है, फिर 6 इंटू 6 करेंगे तो फिर से आंसर क्या आ रहा है, लास्ट में 666 आ रहा है, ना कि वर जो है वो जीरो से एंड हो, सॉरी, ना कि यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो जीरो से एंड अप हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? तो इससे हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि जब पावर n है, हाँ, अब इधर जो ये n है पावर, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने की वजह से n इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड अप होते, सॉरी, स्टार्ट होते हैं 1 से और सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है। कौन से? नेचुरल नंबर। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और सो ऑन टिल इंफिनिटी तक। आया समझ में? क्लियर है? ये सब क्वेश्चन में दिया सा है कि n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस सम को। सम नंबर 3, इफ 6 पावर n इज एंड विथ 0। चलिए हम पहले अज्यूम करेंगे अगर हो जाए तो, ये प्रेजेंटेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, अगर प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 6 पावर n इज एंड विथ 0, अगर 6 पावर n अगर एंड से 0 हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है फॉर ए नेचुरल नंबर, फॉर अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा क्या है, n, इट शुड बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। सर क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल किसका, ये रफ में मैं आपको बताता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहे तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। और वैसे ही डिविजिबिलिटी रूल किसका, 5 का क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस में 0 and 5 रहा तो वो 5 से डिविजिबल होता है। यानी कि दोनों के अंदर अगर 0 0 रहे यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 5 1 2 है
तो ये आपका यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? वंस। ठीक है, वंस। ठीक है, तो वंस प्लेस पे अगर या फिर जीरो रहा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि एंड अप किससे होना चाहिए, वो जीरो से अगर हो रहा है तो वो 2 और 5 से भी क्या होगा, फिर डिविजिबल होगा। यानी कि दिस मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n शुड कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए? कंटेन द प्राइम नंबर। कौन से? 2 एंड 5 के प्राइम नंबर, 2 एंड 5। आया समझ में? कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, 6 टू द पावर ऑफ n का, तो उसके अंदर 2 और 5 भी इंक्लूडेड होने चाहिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इधर देख लिए हैं कि जब 6 पावर 1 रहेगा तो लास्ट में 6 आएगा, नेक्स्ट 6 पावर 2 रहेगा, लास्ट में 6 आएगा, 6 पावर 3 रहेगा फिर भी लास्ट में 6 आएगा, 6 पावर 4 रहेगा तो भी लास्ट में सिर्फ 6 ही आएगा। यानी कि इट इज वो यानी कि इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लेस में 6 पावर n जो भी रहेंगे, लेकिन यूनिट प्लेस में हमेशा क्या रहेगा, इट इज एंड इट विल बी एंड विथ 6, इट विल एंड विथ 6। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। बिकॉज 6 पावर n का मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। क्योंकि 6 को हम वैसे ही तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 6। सो 2 इज पॉसिबल, 2 एक ही पॉसिबल है, किसमें? 2 और 5 में से। तो 2 इज ओनली प्राइम नंबर present. 2 is only prime in the factorization of 1 minute and of 6 पावर n। ठीक है, यानी कि यानी कि सिंस 5 प्रेजेंट नहीं है, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन there is no natural number n for 6 power n ends with a 0। आया समझ में? सभी को सभी को समझ में आया? देखिए, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर 6 पावर n रहा, तो क्या वो 0 से एंड अप होगा क्या? तो हम ऑलरेडी इधर देख चुके एग्जांपल से कि 6 पावर कौन सा भी रहने दो, एंड किससे हो रहा है, सिर्फ ओनली 6 से एंड हो रहा है, एंड विथ 6, एंड विथ 6 से हो रहा है। तो इसलिए हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि, क्या कंक्लूजन लिखेंगे, कि ये जो नंबर है, कि ये जो नंबर है, 1 मिनट,
हो गया? क्लियर है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 पावर n अगर रहा, तो क्या वो 0 से एंड अप होएगा क्या? तो हमारा आंसर लास्ट में आ गया नो। क्यों? क्योंकि अगर 6 पावर n रहा, तो उसके प्राइम फैक्टराइज़ेशन के अंदर नंबर कौन से होने चाहिए? 2 और 5। क्यों सर? क्योंकि अगर 0 रहेगा, अगर मैं कौन-सा भी एक नंबर लूँ, जैसे 230 अगर मैं लेता हूँ, तो इसका आंसर जो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से वो आएंगे 23 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 23 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 इंटू 5 है। एक बार फिर से मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। 230, 230 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 23 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 23 इंटू 2 इंटू 5। तो ये एंड अप किससे हो रहा है? 10 जीरो से। तो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नंबर भी क्या है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 है। अगर 2 इंटू 5 रहा, तभी वो एंड किससे होएगा? 0 से, वरना नहीं होएगा, वरना नहीं होएगा। क्लियर है? तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि वो एंड अप 0 से हो रहा है। तो जब एंड अप 0 से होगा, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर उसके नंबर्स क्या रहेंगे? 2 और 5 नंबर्स रहेंगे। तो दैट दिस मीन्स दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n क्या होने चाहिए? एंड अप 0 से अगर होंगे, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए 2 इंटू 5। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आ रहा है 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। जब हम एक्सपोनेंट्स करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक्सपोनेंट के अंदर बोलता है a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू b to the power of m into c to the power of 1, c to the power of 1। क्लियर है? आया समझ में? अगर पावर सेम रहे, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो एक्चुअल में क्या हो सकते हैं, यानी कि बेस जो है, पावर्स अगर पावर्स अगर सेम रहे, पावर्स अगर सेम है, तो जो बेस है वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई। आया समझ में? क्लियर है? आया समझ में? यानी कि 2 इंटू 3 होल पावर n विच इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर है? आया समझ में? आया समझ में? तो यही आंसर आ रहा है। यानी कि लास्ट में वो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है प्रेजेंट के अंदर, वो 5 नहीं है उसके अंदर, सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो एंड अप विथ 0 नहीं होएगा, एंड अप विथ 0 नहीं होएगा। क्लियर है? आया समझ में सभी को? का किसी को कुछ डाउट? किसी को भी? किसी को भी? चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, are composite, are composite number। तो स्टार्ट करेंगे अब अपन। ठीक है? तो ये सम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा एक वर्ड हमारे सामने आया है। उस वर्ड का नाम है, उस वर्ड का नाम क्या है? चलिए, मैं आपको बताता हूँ उस वर्ड का नाम। उस वर्ड का नाम है कॉम्पोजिट नंबर। उस वर्ड का नाम है कॉम्पोजिट नंबर। चलिए, कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले इसी को हम समझते हैं। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर, सर क्वेश्चन तो था कॉम्पोजिट के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बता, ये दोनों भी बताता हूँ, रुको। कॉम्पोजिट नंबर,
तो मैं इसको एक आराम से समझा देता हूँ। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 से डिविजिबल होएगा और उसके खुद के नंबर से डिविजिबल होएगा, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 2 1 के टेबल में जाएगा और 2 2 के टेबल में जाएगा। नेक्स्ट उसी के बाद में हमारे पास 3, 3 1 के टेबल में जाता है और 3 3 के टेबल में जाता है। नेक्स्ट सर 4, अरे 4 नहीं, 4 1 के टेबल में भी जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और इटसेल्फ में भी जाता है। यानी कि इसके फैक्टराइजेशन डिविजिबिलिटी हो गई है 3, 1 2 और 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और 4 के टेबल में जाएगा। तो इसलिए 4 नहीं आएगा, आएगा 5। क्लियर है? एंड सो ऑन। ठीक है? तो फिर कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है जो डिविजिबल होते हैं 1 एंड इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। क्लियर है? यानी कि जो 1 के टेबल में भी जाएगा, खुद के टेबल में भी जाएगा और बाकी दूसरों के टेबल में भी जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? आया समझ में? तो चलिए इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? वेरी गुड, जो हम पहले पढ़े थे वही 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो। ये पूरे कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है? आया समझ में? जो खुद के भी टेबल में जाते हैं और साथ ही साथ 1 के टेबल में और एनी अदर नंबर में भी जाते हैं। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5 are divisible by are composite numbers। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कैसा composite numbers है। अगर composite numbers रहेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि वो उसके फैक्टर्स जो है 1 रहेगा और itself भी रहेगा, अदर देन यानी कि और भी हो सकते हैं, यानी कि और दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि 1 भी रहेगा, इटसेल्फ भी रहेगा और या फिर और कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन वही अगर प्राइम नंबर रहा तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले रहेगा इटसेल्फ और दूसरा रहेगा 1। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? एक बार देख लेता हूँ मैं भी। 7 into 11 into 13 plus 14 plus 13। मैं बुक रख लेता हूँ मेरे सामने सबसे पहली बात। ठीक है। नो, रीडर रख लेता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इन दोनों में से ये एक टर्म हो जाएगा अपने पास और ये सेकेंड टर्म। तो जो टर्म रहेंगे मैं आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल में बताऊंगा कि टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो अभी आप इतना समझ लीजिए, ये एक टर्म रहेगा और ये दूसरा टर्म। और आप वैसे 9th क्लास में भी पढ़े होंगे पॉलिनोमियल के अंदर कि टर्म्स किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ टर्म्स कैसा डिफाइन करते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस की साइन है तो उससे टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। टर्म्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। वही अगर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवीजन की साइन रहेंगी तो टर्म एक ही रहेगा। यानी कि 7 इंटू 11 यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 ये पूरा मिला के एक सिंगल टर्म रहेगा
और ये 13 अपना एक अलग टर्म प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? का चलिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो बचा क्या है? 7 इंटू 11 प्लस, आया समझ में? हाँ सर, इंटू वन भी लिखना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू वन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे वही, अगर मैं नेक्स्ट जो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5, इसको सॉल्व करूँ तो सब में कॉमन क्या है? 5 है। बचा क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नेक्स्ट है प्लस 5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मुझे आंसर आएगा 5 इंटू 7 6 42, 12 24। तो कॉमन था ना, एक मिनट। 42 इंटू 24, 6 सॉरी 8 16, 2 2 4, 4 8, 8 10 1008। ये आंसर आएगा 1008 प्लस 1, विच इज नथिंग बट 5 इंटू 1009। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? क्या ये अरे एक मिनट में ऊपर का भी सॉल्व कर लेता हूँ वैसे। 13 इंटू 77 प्लस, विच इज नथिंग बट 13 इंटू 70 78, यानी कि 13 इंटू 78 को अब मैं कैसा लिख सकता हूँ? कोई बोल सकता है? चलिए 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इधर। 2 3 1, 9 3 13 और फिर 13 1, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है? क्लियर है? तो इधर मैं एक लिख सकता हूँ, द गिवन एक्स। तो इधर देखिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि 13 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स है। तो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर्स है? हाँ, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है सबसे पहले वाला। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट वाला तो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो है वो 1 और इटसेल्फ से ज्यादा है। 1 और इटसेल्फ से ज्यादा है, क्योंकि 2 और 3 भी है। ठीक है, वैसा ही नीचे वाला जो है 5 इंटू 19, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है क्या? हाँ, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर्स है वो 5 इंटू 1009 है। therefore it is also a composite number. It is a composite। सर कॉम्पोजिट नंबर कैसा है? तो देखिए इधर नंबर जो है वो 5 इंटू 1009 भी है, और अगर मैं इंटू 1 भी लिख दूं तो भी कुछ फर्क होने वाला नहीं, यानी कि
यानी कि ये 1 के टेबल में भी जा रहा है, इटसेल्फ में भी जा रहा है और अदर देन इन दोनों को छोड़ के भी कोई एक तीसरे नंबर में डिविजिबल हो रहा है। यानी कि अगर मैं सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो वो कंपोजिट नंबर होएगा और जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, वो प्राइम नंबर होएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, कैसा है सर? 1 के टेबल में भी जा रहा है, 5 के टेबल में जा रहा है और 1009 में भी जा रहा है। तो ये आपका रहेगा कंपोजिट नंबर। क्लियर है? आया समझ में? किसी को कुछ डाउट? चलिए तो मैं अपनी किसी को भी कुछ भी डाउट है, प्लीज़ बोल दीजिए मुझे, किसी को भी, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जल्दी, 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 फास्ट, फास्ट, फास्ट। चलिए मैं एक सम और कराता हूँ और फिर मेरी क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है? चलिए आइए जल्दी-जल्दी, फास्ट, फास्ट, फास्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट सम है, वो है हाउ विल यू शो दैट। अब इसमें शो दैट लिखो सा है, तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। शो दैट है, शो दैट का मतलब होएगा कंपल्सरी ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसको शो दैट करना है कि ये कम 1 मिनट फिर से मैं रेस हो गया ये पास को क्या। हम्म, so that 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number। so that करना है हमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सम नंबर 5 क्या था क्वेश्चन। 17 into 11 into 2 प्लस 17 into 11 into 5 ये कॉम्पोजिट नंबर है बोल के हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए तो 17 into 11 into 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन देखिए लेवल है, सॉरी 17 है और लेवल भी है। यानी कि 17 इंटू 11 ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचा सा है 2 प्लस 5 विच इज नथिंग बट ये क्या होगा अब अपने पास 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 5 7। तो क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? हाँ, इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट therefore composite number। 1 मिनट। therefore it is a composite number। सर कैसा composite number है? देखिए इसके फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा है। लेवल 17 में जा रहा है, लेवल में भी जा रहा है, 7 में भी जा रहा है, अगर मैं इंटू 1 भी लिख लूँ, तो इसके 4 फैक्टर्स है। इसके कितने फैक्टर्स है? 4 है। तो क्या ये composite नंबर होगा? हाँ, इट इज़ ए composite नंबर। इट इज़ ए composite नंबर। चलिए, ये सब इतना ही था। सिक्स्थ वन, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? विच डिजिट वुड
ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस ऑफ 6 टू द पावर ऑफ 100। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। हमने ये सम जो है ऑलरेडी थर्ड वन के वैसा ही है। किसके वैसा है? थर्ड वन के वैसा, ठीक है? तो इसको मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो देखिए 6 टू द पावर ऑफ 100 है, तो यूनिट प्लेस में कौन-सा नंबर आएगा, कोई गेस कर सकता है? कोई गेस? कोई गेस? कोई गेस? चलिए मैं इसको फिर से आपको एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ। 6 पावर 1 कितना आएगा? 6 यूनिट प्लेस में। नेक्स्ट 6 टू द पावर ऑफ 2 कितना आएगा? 36 यूनिट प्लेस में फिर से 6 आया है। 6 टू द पावर ऑफ 3 कितना आएगा? यूनिट प्लेस में फिर से 6 आएगा। यानी कि पावर कौन-सी भी रहने दो, 6 6 टू द पावर ऑफ एनीथिंग यूनिट प्लेस में ऑलवेज़ यूनिट प्लेस में ऑलवेज़ कितना रहेगा? यूनिट प्लेस में ऑलवेज़ रहेगा इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है? ठीक है? बस आपको बस ये एक ही स्टेटमेंट लिखना है और इसके साथ में हो गया। तो इसी के साथ में इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है और एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1.3। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? बाय, 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 बाय।